नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चंस किए थे इंग्लिश में जो पूछे गए थे। ये फिर 2019 का जो 13 जून में एग्ज़ाम हुआ था, सिर्फ थर्ड पे पेपर आया था, उसके क्वेश्चंस लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। लेट्स सी आप लोगों की कितनी तैयारी है। हम प्रश्न को रिपीट करेंगे, कमेंट में आप अपना आंसर दे सकते हैं कि टोटल 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट थे, कितने आपको पता थे। तो समय की बर्बादी करते हुए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा आगे एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर का क्वेश्चन था इंग्लिश का, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पहले उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके होता है, फिर इंग्लिश दिया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर स्कोर करने में, मार्क्स स्कोर करने में और मेरिट में आने के लिए। तो प्लीज़ बड़े फोकस के साथ देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन जो था वो था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी विलोम शब्द पूछ रहा है। विलोम शब्द कौन सा था? कलर ले लेते दोस्तों, ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो देखने में, इसलिए मैं हमेशा कलर चूज़ करता हूँ। विलोम शब्द पूछ रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना, जगमगाना रोशनी से। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा ढाकन, अंधेरा। तो आंसर है इसका डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में, और देखिए 77 क्वेश्चन क्या बोलता है। करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस था नया प्लग फ्रेश फ्लावर फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अगेन आ गया है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है इसकी। अभी आंसर देख लीजिए और नोट कर लीजिए। फ्रेश फ्लावर आर प्लग्ड बाय अनाया फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। डी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 77। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कलर्स दे से हैव द पावर टू काम, pacify and relax. They can energize, activate and dash. मतलब ये पूछना चाह रहा है कि कलर की एक एट्रीब्यूट्स बताइए कि वो क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं। जैसे पैसिफाई करती हैं, रिलैक्सेशन देती है, एनर्जाइज करती है, एक्टिवेट करती है, वैसे ही वो क्या करती है कलर। आपको एक शब्द जो इससे मेल खाता है वो आपने इसमें सेलेक्ट करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपसे पूछा गया है। वो होता है इनविगोरेट। इनविगोरेट मतलब वही, जैसे आप विगर होता है ताकत देना, या आप ये समझ लीजिए यौवन में जैसे विगर होता है, ठीक है। विगर माने जो आपके अंदर स्फूर्ति होती है, तो इनविगोरेट करती हैं कलर्स भी। तो ये बोलना चाह रहा है, आंसर होगा बी। 79 क्वेश्चन है, देखिए 78 कर लिया। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ये पूछ रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से नापा जाता है। थर्मोमीटर से टेम्परेचर होता है, एमीटर से इलेक्ट्रिसिटी होती है, अल्टोमीटर से हाइट होता है, और बैरोमीटर से प्रेशर को नापा जाता है। दस आंसर इज बी। 79 का बी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 80 पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इन एन एंशिएंट ग्रीक वुमेन वर नॉट अलाउड टू डैश इन द ओलंपिक गेम्स। कंप्लाई, कोलाइड, कम्पीट, कोप। ऑब्वियसली वुमेन को अलाउ नहीं करते थे क्या करने के लिए? कंपीट करने के लिए। अगर यहाँ पे कंपीट है तो आप कंपीट चूज़ करेंगे, पर अगर यही सब कंपीट ना देके यहाँ पे पार्टिसिपेट होता तो आप पार्टिसिपेट भी चूज़ कर सकते थे कि उन्हें वहाँ पे खेलने नहीं दिया जाता था, कंपीट करने नहीं दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 81, तो मैंने आपको 80 का सी आंसर बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्यूज़। फ्यूज़ एक वर्ब है, इसका सिनोनिम बताना है। इसका मतलब डी आएगा, कंबाइन। फ्यूज़, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप। देखिए कंफ्यूज भी बोला तो फ्यूज़ आ गया, राइट। तो
इस चीज़ के अलग अलग मायने हैं। एक फ्यूज़ होता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी में किसी कनेक्शन के बीच में लगाते हैं ताकि हाई वोल्टेज आने पे वो फ्यूज़ टूट जाता है और कनेक्शन को तोड़ देता है, ठीक है। और यहाँ पर इस फ्यूज़ का मतलब कंबाइन से है, जिसका मतलब फ्यूज़न, किसी चीज़ का मिक्स होना, मेल होना, उसे फ्यूज़न बोल रहे हैं, तो वो कंबाइन से है। आप समझ गए इस बात को, तो आंसर इज़ डी। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट कर रहे होंगे क्योंकि ये वर्ड रिपीटेडली आते हैं। जब आगे प्रैक्टिस कराऊंगा 2019 के बाद 2018 के भी सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, तो आपकी तैयारी हो जाएगी और रिपीटेशन आप खुद देख पाएंगे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें कौन सा वर्ड करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी गलत है। ज्वेलरी की स्पेलिंग गलत है, JEWLERY होगा। स्क्रैम्बल, अगेन स्क्रैम्बल वर्ड जो है आप देखिए कि ये स्पेलिंग सही है, SCRAMBLE, तो आंसर आपका हो गया बी। डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो डिक्शनरी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे स्पेलिंग दिखाने लगूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक्सेप्टेंस नहीं होता, एक्सेप्टेंस होता है, तो ये स्पेलिंग भी गलत है। तो इस केस में आपके 3 गलत हैं, एक ज्वेलरी स्पेलिंग गलत है, डेफिनेशन गलत है, एक्सेप्टेंस गलत है, स्क्रैम्बल सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, वोकैब पार्ट में आप सुधार सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान। क्वेश्चन नंबर 83, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? स्पीच, रिस्पेक्ट, प्रेज या क्वालिटी। हम किसी आदमी के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, यानी उसमें क्या क्या क्वालिटी हैं, तो उसे ए से डिनोट करोगे। आंसर 83 का ए होगा। क्वालिटी या एट्रीब्यूट सिनोनिम में एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 84, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। अब देखिए इडियम एंड फ्रेजेस आ गया। इसमें अगर आपने तैयारी की है तो आप पूरा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इडियम है द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हार्ट्स कंटेंट। अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो ये क्या बोलना चाह रहा है? द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड, कुत्ता जो था वो तालाब में काफ़ी देर, मतलब कुत्ता तालाब में खेला टू हार्ट कंटेंट, जब तक उसका दिल नहीं भर आया, दिल नहीं भर गया। तो अब उसका शाब्दिक अर्थ तो वो नहीं है। इडियम का आपको बताया था, लोकोक्तियाँ बोलते हैं जिन्हें हिंदी में, लोकोक्तियाँ और मुहावरे होते हैं ना, तो उस टाइप की चीज़ें हैं इडियम और फ्रेजेस। तो इससे आपको मतलब बताना है कि कौन सा मतलब सही है। आपने पढ़ा होगा इडियम एंड फ्रेजेस, प्लेलिस्ट पे दिया हुआ है, कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत सारे इडियम एंड फ्रेजेस दिए हैं, तो आपको याद हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा? अवॉइड गेटिंग टू वेट, नहीं, मतलब ना भीगना। अरे तालाब में खेलेगा तो भीगेगा। टिल ही वॉज कम्प्लीटली सिक, बीमार होने की बात तो हुई नहीं। एज मच एज ही वॉन्टेड टू, मतलब ये बोल रहा है जब तक उसका दिल नहीं भरा या जब तक वो चाहता था। तो आंसर इज सी, सी आंसर करेक्ट है। द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हार्ट्स कंटेंट, मतलब जब तक उसका दिल न भरा, यानी जब तक वो चाहता था तब तक खेला। तो इसका मतलब ये होता है एज मच एज ही वॉन्टेड टू। क्वेश्चन नंबर 85 में आ जाइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। दीज क्लासेस सूट टू यू टू अ टी, सेड रिया टू वंदना। रिया ने वंदना को बोला कि दीज क्लासेस सूट यू टू अ टी, मीन्स अगेन ये इडियम है, तो इसमें आपको बताना है कि ये इडियम का मतलब क्या होता है। देखिए ऑप्शन में दे रखा है, जब आप कभी फंस जाएं, आपको समझ में ना आ रहा हो, आपने ना पढ़ा हुआ हो इडियम हो, तो इस सेंटेंस का मतलब निकालिए कि ये ग्लासेस सूट कर रहा है आप पे टी लेवल तक। रिया ने वंदना को ऐसा बोला, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? लुक वेरी गुड ऑन योर फेस, एक ही हो सकता है, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ, नीड टू बी वॉर्न विद अ सूट, ऐसा कहीं नहीं बोला। थोड़ा सा इसे रख लीजिए कि ये हो सकता है, सूट के साथ पहनो तो नहीं बोला, सूट करता है बोला है। मेक यू लुक वियर्ड, खराब, वियर्ड की बात नहीं कर रहा है, खराब लग रहा है नहीं बोल रहा है। आर नॉट सुटेबल फॉर योर वर्क,
ऐसा भी नहीं बोला है। ठीक है, तो आपका 85 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए, लुक वेरी गुड ऑन योर फेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 आ जाइए। इन अ सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर कहाँ है? एंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड। हैड स्टार्टेड गलत है, द हॉल गलत है, एंटरिंग गलत है, द शो गलत है। अब आपको पता होना चाहिए, वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा हो, टेंस एग्रीमेंट पढ़ा हो, तो आप तुरंत ऐसे में पकड़ सकते हैं। नाउन प्रोनाउन का वीडियो देखा होगा तो तुरंत पकड़ सकते हैं कि कहाँ पर गलत है, और आपको मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है पूरी, और प्रैक्टिस के दौरान आप पा जाएंगे एकदम से। एंटरिंग द हॉल, सी पार्ट गलत है। एंटरिंग द हॉल, द शो हैड स्टार्टेड, द शो हैड स्टार्टेड आया है तो बिफोर एंटरिंग द हॉल आएगा सेंटेंस के आगे। ठीक है, शो शुरू हो चुका था। सेलेक्ट द मोस्ट, आंसर है आपका सी पार्ट में गलती है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। मतलब ये बोल रहा है कि इस सेंटेंस में नीचे आप बताइए कहाँ पर गलत है, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कौन सा पार्ट लगाएंगे जिससे इम्प्रूव होगा, और अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए, पढ़िए इसे। एन ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट अमंग द टू फैमिलीज सो दे आर नॉट फ्रेंडली एनी मोर। अब आपने सारे रूल पढ़े हुए हैं ग्रामर के, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आंसर आ जाएगा कि कहाँ पर गलती है। गलती बी पार्ट में है जी। आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, रीज़न बीइंग बता देता हूँ, एग्जिस्ट अमंग द टू फैमिलीज़। क्यों? जब हमने वीडियो पढ़ा था अमंग और बिटवीन, अमंग होता है दो से ज़्यादा के लिए यूज़। अमंग कितनों से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है आप नोट कर लीजिएगा। मैं बीच बीच में थोड़े बहुत रूल बताता रहूँगा, बाकी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अमंग होता है मोर देन टू के केस में, मोर देन टू के केस में देखिए मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, मोर देन टू के केस में अमंग लगता है। और जब बिटवीन टू फैमिली बोल रहा है, जब दो परिवार की बात कर रहा है, तो वहाँ पे बिटवीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बिटवीन। तो आंसर होगा एग्जिस्ट बिटवीन द टू फैमिलीज। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देख लीजिए, तैयारी हो सकती है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 से स्टार्ट करते हैं, देखते रहिएगा। इंस्ट्रक्शन इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको अप्रोप्रिएट है वर्ड चूज करके इस ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन में क्या लिखा है? पहले डस्क सेट्स इन एट द वेरागलियर एलिफेंट कैंप डीप विद इन द अनामलाई टाइगर रिजर्व ATR. It's a dinner time for the 25-year-old Tusker and he dash balls made of steamed ragi flour mixed and he dash। तो आपने सेंटेंस पढ़ा, अब इसके बाद क्या वर्ड आएगा ऑप्शन देख लीजिए। एंड ही फीड बॉल्स, फीडिंग नहीं आएगा, फीड, फेड। ठीक है, सी पार्ट इज द बेस्ट आंसर, फेड। balls made of steamed ragi flour mixed, dash some rice, green, gram, salt and jaggery। तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 89 में बाय, ऑफ, विद, फ्रॉम, विद के साथ, बॉल्स मेड ऑफ स्टीम रागी फ्लोर मिक्स्ड विद, किसी चीज़ के साथ मिलाते हैं ना विद, तो साथ हो गया वो, विद सम राइस ग्रीन। ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा। ग्राम सॉल्ट एंड जैगरी,
अब थर्ड नंबर पे है यानी 90 क्वेश्चन पे है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड, जैगरी डैश आर हाफ डजन, डैश आर हाफ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हियर देयर एवरीवेयर नोवेयर, हियर आर हाफ अ डजन, क्या ये होगा? नहीं, देयर आर हाफ अ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब ये डिसाइड होगा हियर लगेगा या देयर, उससे पहले आप देखेंगे कि आपका ये वाला क्या वर्ड आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर में डालने से पहले फोर्थ नंबर वाला एक बार देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। फोर्थ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टिल फिर एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्सन मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर क्या होगा? एम्प्लॉय होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कौन एम्प्लॉय होते हैं या ऑफिशियल्स होते हैं? तो 91 में एम्प्लॉय नहीं बोलते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है या पुलिस में जो है वो ऑफिशियल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आएगा देयर आर हाफ अ डजन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स अराउंड। देयर आर मतलब उस पार्क में, उस कैंप में, तब देयर हो रहा है। ठीक है, अराउंड इंक्लूडिंग वी गणेशन द फील्ड डायरेक्टर ऑफ ATR। 91 में द फील्ड डायरेक्टर ऑफ, 91 बता दिया आपको ऑफिशियल, फील्ड डायरेक्टर ऑफ ATR। किसका फील्ड डायरेक्टर? ATR का। ऑन नी, बिटवीन नी, अमंग नी, तो 92 में आएगा ऑफ ATR। क्लियर है? इस तरह से आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जब पढ़ के समझ के करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93 में। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर देम इंडिविजुअली। क्वेश्चन नंबर 93, गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर। ये कल के वीडियो में भी मैंने बताया था। पहले हमने जब CPO के एग्ज़ाम का देखा था तो उस पर क्या दिया था? S1 यानी जिससे सेंटेंस शुरू हो रहा था, और S6 जिस पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा था। तो इस बीच में हम लोग जम्बल्ड करके लिखते थे, जम्बल्ड को ट्राई करके कि एक्चुअल लॉजिकल मीनिंग क्या बनाता है, कौन से वर्ड सेंटेंस कहाँ रखने पे बनता है। अब इस केस में S1 और S6 नहीं दे रखा, तो आपको पढ़ना है। पहले ABCD क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर सेंटेंस पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस कहाँ लगना है। देखिए, वंस द फॉर्मेलिटीज़ आर डन you can start using your account and save time and money. Opening a bank account can seem intimidating. Getting your account open is just a matter of providing certain detail and funding your account. Fortunately, most banks allow a standardized process. तो obviously बैंक अकाउंट की बात कर रहा है तो सेंटेंस को अब क्रमबद्ध तरीके से लिखना पड़ेगा। पहला क्या आना चाहिए? ओपनिंग अ बैंक अकाउंट कैन सी इंटिमिडेटिंग, ये आप लिख सकते हैं पहला वर्ड। ठीक है, बी, पहला सेंटेंस आपका आएगा बी। फिर उसके बाद आपका आएगा फॉर्चुनेटली मोस्ट बैंक फॉलो अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। फिर उसके बाद आएगा आपका डी, बोल रहा है कि ओपनिंग बैंक अकाउंट ऐसा दिखता है और फॉर्चुनेटली बैंकों ने एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बना रखा है। ठीक है, गेटिंग योर अकाउंट ओपन, C is just a matter of providing certain detail and funding your account. Once the formalities are done, मतलब आप कुछ डिटेल देंगे और कुछ फंड देंगे अकाउंट में जमा करने के लिए। Once the formalities, अब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं अकाउंट को। तो लॉजिकल वर्ड सेंटेंस को लगा के जो पैराग्राफ बन रहा है वो है BDCA। अब यहाँ पे देखिए BDCA कौन सा है? C, तो योर आंसर इज C। आ गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 94। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। अब ये सेंटेंस दिया है जिस पे कुछ ग्रामेटिकल एरर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ये एरर कौन सा है ये देखना पड़ेगा। आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, शी सैड। अब कहाँ पे गलती है? अ लॉट ऑफ या वर्क टुडे या शी सैड या आई डन। यहाँ पर कुछ मिसिंग सा लग रहा है आपको,
आई डन, हेल्पिंग वर्ब कोई यूज़ हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर गलती है। यहाँ पर आना चाहिए आई हैव डन, क्योंकि ये सेंटेंस अधूरा सा दिख रहा है पहले ही, तो हमने तुरंत पकड़ लिया आंसर इज डी। हेल्पिंग वर्ब भी मिस है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 में सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब कौन सा वर्ड है ऐसा है जो करेक्ट स्पेलिंग है? चूज नहीं होता है, चूज नहीं होता है, चूज नहीं होता है, ये होता है CHOOSE। सो दिस इज राइट 95 नंबर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 96। Given below are four jumbled sentences. Select the option that gives their correct order. A man on a bike had to ride on the pavement. When he tried to plunge onto the road, a car hit him. As the bus inched through the evening light, the traffic grew. There was no space on the road anymore. तो अब देखिए, आपने चार ये सेंटेंस पढ़ लिए। अब इसको किस सेंस में बनाएंगे? अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो पहले इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब समझिए दिमाग में कि ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। ये सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कहीं पे, अ मैन ऑन अ बाइक हैड टू राइड ऑन द पेमेंट। जो आदमी बाइक पे था उसे फुटपाथ पे गाड़ी चलानी पड़ी। व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑन टू द रोड, अ कार हिट हिम। जब वो रोड पे जाने की कोशिश किया तो उसे कार ने हिट कर दिया, ठीक है। As the bus inched through the evening light, the traffic grew. There was no space on the road anymore. तो ये शुरुआत कैसे हुई होगी कि इवनिंग लाइफ में ट्रैफिक बढ़ा होगा सड़क पे, आप समझ रहे हैं? तो आपका सेंटेंस सी से शुरू होगा। पहले सी, जब ट्रैफिक बढ़ा होगा, देयर वॉज नो स्पेस ऑन द रोड एनी मोर, तो ऑब्वियसली रोड पे स्पेस नहीं रही होगी। उसे देख के क्या हुआ होगा आप बताइए? अ मैन ऑन अ बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट ए CDA। व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑन टू द रोड, अ कार हिट हिम। जब वो पेवमेंट से रोड में आने की कोशिश किया तो कार ने उसे हिट कर दिया, यानी CDAB है ऑप्शन। CDAB, यस, ए इज द राइट आंसर। Question number 97. Select the word which means the same as the group of word given. The part of a country's government responsible for its legal system. सरकार का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कंट्री के लीगल सिस्टम से रिस्पॉन्सिबल है? लीगल यानी कानूनी। लेजिस्लेचर नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, पुलिस नहीं है। हाँ, ये कानून अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, फोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, पर कानूनी अर्थव्यवस्था कौन बनाता है? वो बनाता है जुडिशरी, न्याय विभाग जो होता है आपका, ठीक है। आंसर इज ए। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। देखिए, इंग्लिश में भी आपका पॉलिटिकल साइंस डाल दिया है, बोलिए, या सिविक्स डाल दिया है। 98. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. Scarcely had he gone out, then a client came to meet him. किस पार्ट में गलती है? He had go out when. He had go out when. क्या इस पार्ट में गलती है? आप he had go out when करोगे या he had gone out then होगा? देन तो यहाँ लगा हुआ है, हैड ही गॉन आउट है। नो इम्प्रूवमेंट है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, या हैड ही गो आउट व्हेन होगा। तो आपको ये बताना है कि ये पार्ट सही है या गलत है। अब आप याद करिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। स्केर्सली, हार्डली के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो में समझाया हुआ है आप लोगों को। वहाँ से अगर आपने वीडियो देख के याद किया है तो तुरंत पता चल जाएगा। स्केर्सली, हैड ही गॉन आउट व्हेन आएगा, ठीक है। डी पार्ट आएगा, ये नोट कर लीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अगेन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अभी आपने करेक्ट एक्टिव चूज करना है, यानी जो दिया हुआ है वो पैसिव वॉइस में है। दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंडमदर व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रोड।
ये पैसिव में है तो क्या आएगा, दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंड मदर। दिनेश ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर हिम व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रॉड। या दिनेश ग्रैंड मदर्स वॉज लुकिंग आफ्टर हिम व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रॉड। दिनेश ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर हिम व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रॉड। टेंसेस देख लीजिए, पास्ट टेंस तो सेटिस्फाई किससे होता है, एक्टिव और पैसिव वाइज में मैंने आपको लिखा रखा है, पूरा चार्ट बना के समझाया है, वो चार्ट को याद करिए, आंसर विल बी सी। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये बेनिफिट है प्रैक्टिस करने का, ताकि आपको पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट पढ़ना है मेरे को, किस टाइप से घुमा के क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड डेफिसिट। डेफिसिट होता है कमी, अब इसका उल्टा लिखना है, विलोम शब्द लिखना है, एंटोनियम लिखना है, तो इसका मतलब हो जाएगा सरप्लस यानी ए। किसी चीज़ की कमी होना और किसी चीज़ की अत्यधिक होना, तो अत्यधिक होने को सरप्लस बोलते हैं, जो डेफिसिट का उल्टा है। दोस्तों आज आपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो 2019 में आए हुए थे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल भी होगा जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिर्फ एसएससी नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो बेसिक तो सेम ही रहेगा ना, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कैफ का एग्ज़ाम हो, सीपीओ का, आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो, बेसिक सेम रहता है, क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, बेसिक अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लर्न इंग्लिश इजीली फैमिली को बड़ा बनाइए, मेरा साथ दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप पर नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। और टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे 2 प्लेलिस्ट बना के रखी हुई हैं आपके लिए। एक वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर वोकैबुलरी लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपका इडियम, फ्रेजेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए थे लास्ट ईयर्स में, जो कई सालों से आ रहे हैं। दूसरा है आपका ऑल चैप्टर नाम से, नोट कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे ग्रामर के जो हिंदी में समझाए गए हैं, प्लस साथ में टेबल और चार्ट फॉर्म में समझाया गया है। टेंसेस एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल का यूज़, मॉडल्स का यूज़, मॉडल का यूज़ सब बता रखा है। आप एक एक करके वीडियो देखिए और अपने बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चन चुटकी मारते ही आप सॉल्व कर सकें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए आज के एग्ज़ाम में, ताकि मैं देखूं किस लेवल तक हम लोग पहुंच चुके हैं और आपकी कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।